नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो भारत का भूगोल का टॉपिक था उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। और हमने इससे पहले जो भारत के भूगोल के था जो बेसिक पार्ट था उसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद ये जो वीडियो है, अब भारत का भूगोल मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूँ। और जो भारत का जो बेसिक जो भौगोलिक क्षेत्र थे जहाँ से संबंधित कुछ टॉपिक पॉइंट उठ रहे थे, उस टॉपिक पॉइंट को जितने भी थे मैंने अपने वीडियो में बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम भारत की नदियाँ की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन की तरह इस टॉपिक को हम समझते हैं। तो चलिए पहला है भारत की नदियाँ। ठीक, पहला प्रश्न है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। भारत की पवित्र नदी, ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। तो गंगा नदी, सभी जानते हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत को बांग्लादेश में, गलत हो गया, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे ही पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में घुसती है गंगा नदी तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक, तो याद रखिए, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से। देखिएगा, मेघना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल से घुसती है और ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है और यह दोनों मिलती हैं, तो इन दोनों जलधाराओं को जो फिर आगे जो नदी का निर्माण होता है उसको मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो देखिए, दो नदियां होती हैं, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों मिलती हैं तो मेघना नदी और वहाँ से डेल्टा का निर्माण करती है, समुद्र के किनारे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो नदी, देखिए सांगपो नदी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वह मानसरोवर झील, तिब्बत के पास में ही मानसरोवर झील है, तो वहाँ से तीन नदियाँ निकलती है। एक तो ऊपर से सिंधु नदी निकलती है, इधर सतलज नदी निकलती है और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत होते हुए, तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है, तो तिब्बत होते हुए ऐसे अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, फिर असम में होते हुए बांग्लादेश में घुसकर गंगा नदी से वो क्या करती है, मिल जाती है। ठीक, लेकिन जो यहाँ लिखा है कि सांगपो के नाम से, तो यहाँ जो है सांगपो के नाम से उसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और जैसे जैसे असम में घुसती है ना, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में 915 किलोमीटर के आसपास भारत में इसका सफ़र है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे ज़्यादा सफ़र चीन में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिक पॉइंट थे। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सा, तवा ये बहुत छोटी नदी है, ये ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, बस इतना याद रखिए। तवा जो है किसकी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक, अगला है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी है जो इसको बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहा जाता है। क्योंकि ये जो नदी है ना, ये बहुत ही अपने जब ये बरसात के दिनों में इतना ये उफान पर चलती है कि हर चीज़ तोड़ते हुए आगे निकल जाती है, तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और जब बाढ़ इस नदी में आती है तो बिहार के अधिकांश जो जिले होते हैं, राज्य होते हैं, वो इसमें डूब जाते हैं। मतलब ये ज़्यादा नुकसान करती है बिहार में, तो इसीलिए बिहार का शोक इसको कहा जाता है। ठीक, अगला है कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। अब देखिए, दामोदर नदी को शोक इसलिए नहीं कहा जाता कि वहाँ बाढ़ आती है। दामोदर नदी इतनी गंदी नदी है ना, इसीलिए बंगाल का शोक इसको कहा जाता है। इसमें इतने कचड़ा सब बहता है इस नदी में कि इसको बंगाल का शोक
का जो दर्जा दिया गया है। ठीक, अगला है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी के नाम से जानी जाती है? ये नर्मदा नदी है। ठीक, ये मध्य प्रदेश से होते हुए निकलती है और यह ऐसी नदी है जो कि पश्चिम में जाकर अरब सागर में गिरती है, ये नदी नर्मदा नदी। और यह द्रोणी की नदी, द्रोणी का मतलब भ्रंश घाटी एक होती है, जैसे कि इसके दोनों तरफ क्या होता है कि पहाड़ होते हैं और बीच में ये नदियाँ बहती है, तो इसी को द्रोणी की नदी कहते हैं। भ्रंश नदी और द्रोणी की घाटी की नदी भी इसको कहा जाता है, नर्मदा नदी को। ठीक, इतना चीज़ याद रखिएगा, ये पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक, ये अरब सागर में जाकर ये गिरती है। ठीक, चलिए, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और बाकी सब नदियां थोड़ा बहुत डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए, अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने का घोषणा किया है? तो गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने का घोषणा किया है। ये तो पहले से ही दिया गया है, इसको क्या प्रश्न बना। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। ठीक, देखिए, भारत की जो नदियां होती है तो एक उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो पार्टों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है ये गोदावरी नदी है और ये सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, और इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, दक्षिण भारत की गंगा इस गोदावरी नदी को भी कहा जाता है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इतना बस याद रखिए। चलिए, अब आगे है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मतलब ये प्रश्न कर रहा है कि भारत में बहने के अनुसार, मानी कि जो नदियाँ भारत में बहती हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक, गंगा नदी जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये सबको याद रहेगा, बहुत आसान रहता है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी है। ठीक, गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग से होता है, याद रखिएगा, देवप्रयाग से। ठीक, भागीरथी और अलकनंदा नदी दो मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक, देवप्रयाग में। अब चलिए आगे है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, कर्नाटक से निकलती है और यह तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न क्या है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी मैंने पहले ही बताया है, नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? दो नदियों की लंबाई लगभग समान है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है लगभग समान है। ठीक, अब आगे चलिए, इसमें बताने की कोई बात नहीं है, अभी व्याख्या मैं करूँगा इन नदियों को आगे जाकर। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी की है, उसकी जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में थे। मैंने अभी आगे ही बताया कि जो कर्नाटक से निकलती है कुर्ग जिले से, और वहाँ से होते हुए तमिलनाडु में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर उधर गिर जाती है। ठीक, जैसे कि ये है ना, ये हमारा भारत का नीचे का हिस्सा, तो ये एरिया तमिलनाडु का है और यहाँ केरल है, और यहाँ से ये निकलती है, ये कर्नाटक एरिया है कर्नाटक का, और ऐसे निकल कर ऐसे आकर अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, अब आगे चलिए, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी, यहाँ वृद्ध गंगा दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक, अगला है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी, इसीलिए तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध नदी है कोसी नदी। ठीक, इसमें जब बाढ़ आता है तो बहुत ही खतरनाक बाढ़ आता है, बिहार में तो हालत खराब कर देता है। ठीक, आगे चलिए, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा, ये बहुत ही प्रश्न बनता है, कपिल जलधारा प्रपात है जो ये जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान पर ये एक झरने का निर्माण करती है, जिसे कपिल जल धारा प्रपात के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी उसका निर्माण करती है। ठीक,
कहाँ, जबलपुर के पास में ये करती है, कपिल जलधारा प्रपात है, ठीक, वहीं करती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की ये दोनों सहायक नदियां हैं, ठीक। आगे चलिए, छोटा छोटा प्रश्न है। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, ये तो बहुत ही पुरानी प्रश्न है, इसको इतना नहीं महत्वपूर्ण है। इंडो ब्रह्मा कौन एक नदी है, तो पौराणिक नदी है, इसको पढ़ लिया मैंने। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है, तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है, ये चीज़ को याद रखिएगा। लंबा की बात करी जाएगा, सड़क पुल, ठीक, ये नहीं कि जलप्रपात नहीं बनाया गया है, ठीक। आगे चलिए, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो द्वीप है ना, माजुली नदी द्वीप, ये असम में पड़ता है, और जब ये ऐसे होकर ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो ये यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण करती है, इसे माजुली द्वीप कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप कहाँ बना, कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो मध्य प्रदेश में। मैंने बताया ही पहले ही कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। आगे चलिए, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल से प्रस्तावित है, ये प्रश्न गलत दिया हुआ है, तो चलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, ये प्रश्न गलत है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। कौन सी नदी रिफ्र घाटी में होकर बहती है, तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों नदियां हैं, रिफ्र घाटी में बहती हैं। ये जबलपुर में एक जलप्रपात का नर्मदा नदी निर्माण करती है, जिसको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कपिला धारा जलप्रपात के नाम से उसको जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये जो दोनों नदियां हैं, ये अरब सागर में जाकर गिरती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, पश्चिम की तरफ बहने वाली ये दोनों नदियां हैं, ठीक। अब चलिए आगे, जितनी भी विशेषताएँ थी इनकी सबने मैंने बता दिया। अब देखिए, कौन सी नदी भारत पाकिस्तान का जल समझौता है, तो सिंधु नदी। सबको पता है कि भारत पाकिस्तान का समझौता हुआ है, 1960 में हुआ था। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, सिंधु नदी। इसमें समझौता हुआ था क्या ना, देखिए नीचे लिखा भी है, तो सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग करेगा, तो 20%। 20% जल का भारत उपयोग करेगा। और नीचे वाला प्रश्न बनकर ऊपर वाले प्रश्न की अभी व्याख्या कर रहे हैं। चलिए, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। उत्तर से दक्षिण जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है। चलिए, तो महानदी यह नदी उड़ीसा में बहती है। गोदावरी नदी कर्नाटक होते हुए यह नदी बहती है, नासिक से निकलती है। गोदावरी, कृष्णा, पैनगंगा, कावेरी और वैगाई, ये सभी नदियाँ क्या है, इनका क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ, इनका क्रम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो सिंधु नदी है, तो 1960 में जब समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ऊपर की जो 3 नदियाँ थी, जैसे कि सिंधु, जैसे क्रम इनका कभी कभी पूछता है, तो सिंधु, झेलम और एक है चीनाब। ये जो तीनों नदियां हैं वो यह ऊपर की नदियां हैं, और नीचे की नदियां हैं, नीचे की कौन कौन नदियां हैं, तो सिंधु, झेलम, चीनाब और रावी, व्यास, सतलज जो है, तीनों नदियां नीचे की नदियां हैं। तो 1960 के समझौते में ये कहा गया था कि जो ऊपर की 3 नदियां होंगी उसका 20% पानी भारत यूज करेगा, और 60% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा। हालांकि भारत उतना 20% तक यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि उतना वहाँ बांध नहीं बने हुए पानी को रोकने के लिए, तो भारत उतना प्रतिशत पानी रोक नहीं पाता है। लेकिन जो बात है, प्रश्न जहाँ से फैक्ट है वहाँ से बनते हैं कि यानी कि 20% जो है भारत यूज करेगा ऊपर की 3 नदियों का, सिंधु, झेलम, चीनाब, और 60% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन जो नीचे की 3 नदियाँ हैं उसका 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और 60% पानी जो है भारत यूज करेगा। 1960 के समझौते में ये समझौता हुआ था, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा।
कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है, तो बता देता हूँ, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, तो इतना चीज़ याद रखिएगा। और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक थे मैंने पढ़ा दिया। अब इसके बाद और टॉपिक बचे होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।